प्री व्यूअर्स अनुभव एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और इसके बाद जो भारतीय काव्यशास्त्र चल रहा है उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहले देख ले रहे हैं हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न, देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए। दुनिया की सबसे हसीन औरत, दुनिया की सबसे हसीन औरत पहला ही प्रश्न है, उसके लिखने वाले हैं संजीव जी। तो भूलिएगा मत, ये दुनिया की सबसे हसीन औरत है, इसलिए जो है इसे मत भूलिए। इसको लिखने वाले हैं कौन? संजीव। दूसरा प्रश्न है, देख लीजिए, हाफ गर्ल फ्रेंड, प्रश्न संख्या 2 है। हाफ गर्ल फ्रेंड यह जो है उपन्यास है। तो यह उपन्यास है, देखिए किसका है? चेतन भगत का। यह नई रचना है, इसलिए जो है इसको भी कंठस्थ कर लेंगे। लिपस्टिक की मुस्कान, लिपस्टिक की मुस्कान, लिपस्टिक अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में होठों की सुर्खी या होठों की लाली भी कहते हैं। तो लिपस्टिक की मुस्कान के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। लिपस्टिक की मुस्कान के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। चौथा है रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका, इसके लिखने वाले हैं उषा प्रियंवदा। रुकोगी नहीं राधिका के लिखने वाले हैं उषा प्रियंवदा। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, हाथी की फांसी, प्रश्न संख्या 5 है, हाथी की फांसी। तो हाथी की फांसी के लेखक हैं यानी लिखने वाले हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। हाथी की फांसी के लिखने वाले हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। छठा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु को की उपाधि किसने दी? भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? तो यहाँ देखिए रामेश्वर दत्त व्यास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी। भारत दुर्दशा इनका प्रसिद्ध नाटक है। द्विवेदी जी पंडित हैं, सरस और गतिशील पंडित हैं, पर ठूठ पंडित नहीं है। द्विवेदी जी पंडित हैं, सरस और गतिशील पंडित हैं, पर ठूठ पंडित नहीं है। यह किस विद्वान के बारे में कहा जाता है? तो यह देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र था। हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र का नाम था बनारस अखबार। इसको पुनः देख लीजिए, हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र था बनारस अखबार। तो हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र था क्या? बनारस अखबार। अब देखिए, अब हम लोग फिर भारतीय काव्यशास्त्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र, तो भारतीय काव्यशास्त्र में देखिए है ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव, व्याकरण, स्फोट सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव, ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव, ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव। तो ये प्रश्न है कि ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव किससे हुआ? तो इसका उत्तर है स्फोट सिद्धांत से। स्फोट सिद्धांत से ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ। स्फोट सिद्धांत से ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ। ध्वनि वाणी के 4 रूपों में से कौन सा रूप है? अगला प्रश्न है, ध्वनि वाणी के
चार रूपों में से कौन सा रूप है? कौन सा रूप है? तो देखिए इसका उत्तर है बैखरी। ध्वनि वाणी के चार रूपों में से कौन सा रूप है? बैखरी रूप है। ध्वनि वाणी के चार रूपों में से बैखरी रूप है। देख लीजिए, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, बैखरी, ये ध्वनि के चार रूप है। वाणी के चार रूप है। वाणी के चार रूपों में से ध्वनि का कौन सा स्थान है? यही बैखरी वाला है। तो वाणी के चार रूप कौन कौन से हैं? परा, पश्यन्ति, मध्यमा, बैखरी जो है वाणी के चार रूप हैं। अगला देखिए, आनंद वर्धन का समय। आनंद वर्धन का समय। तो आनंद वर्धन का समय है 9वीं शताब्दी का मध्य। आनंद वर्धन का समय ध्वन्यालोक के रचयिता हैं, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक भी हैं। तो 9वीं शताब्दी का मध्य इनका जो है समय माना जाता है। अगला देख लीजिए, आनंद वर्धन ने काव्य के भेद माने। आनंद वर्धन ने काव्य के भेद माने। आनंद वर्धन ने काव्य के कितने भेद माने? 1, 2, 3, 4। तो पहला 1 माना है कि 2 उन्होंने माना है, 3 माना है, 4। देखिए पहला गलत है, दूसरा गलत है, यह भी गलत है, ये जो है सही। आनंद वर्धन ने काव्य के 3 भेद माने हैं। देखिए कौन कौन है? पहला है ध्वनि काव्य, ध्वनि काव्य। दूसरा है गुणीभूत, गुणीभूत व्यंग्य। और तीसरा है चित्र काव्य। आनंद वर्धन ने काव्य के 3 भेद माने हैं। कौन कौन से हैं? ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र काव्य। ये 3 भेद आनंद वर्धन जी ने माने हैं। अब चौथा देखिए, अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद माने? अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद माने? अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद माने? तो इसका उत्तर सीधा सीधा है 35 भेद उन्होंने माना। अभिनव गुप्त ने ध्वनि के 35 भेद माने हैं। अगला देख लीजिए, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य मम्मट को कहा जाता है। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य इनकी उपाधि है। किसकी है? मम्मट की है। तो मम्मट को ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कहा जाता है। मम्मट को। मम्मट ने ध्वनि के कितने भेद माने? मम्मट ने ध्वनि के भेद माने। चलिए अच्छा, यहाँ विकल्प ले लीजिए। 15, B 25, C 51, D 61। तो मम्मट ने ध्वनि के कितने भेद माने? 15 माना है कि 25 माना है कि 51? पहला गलत है, दूसरा गलत, तीसरा सही। यानी मम्मट ने ध्वनि के 51 भेद माने हैं। अब अगला प्रश्न है, पंडित राज जगन्नाथ ने ध्वनि के कितने भेद माने?
पंडित राज जगन्नाथ ने। पंडित राज जगन्नाथ ने ध्वन के कितने भेद माने? 1 2 3 4। इसमें से बताइए, ये रस गंगाधर इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो पंडित राज जगन्नाथ ने ध्वन के कितने भेद माने? पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही। इन्होंने 4 भेद माना है। मम्मट ने 51 माना है, अभिनव गुप्त ने 35 माना है, आनंद वर्धन ने 3 और पंडित राज जगन्नाथ ने 4 भेद माना है। अब अगला प्रश्न देखिए, पंडित राज जगन्नाथ ने ध्वनि के कितने भेद माने हैं? 4 भेद माने हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने ध्वनि के 4 भेद माने हैं। पंडित राज जगन्नाथ की प्रसिद्ध रचना रस गंगाधर है, जिन्होंने ध्वनि के 4 भेद माने हैं। अब अगला देख लीजिए, पंडित राज आचार्यों ने काव्य के कितने भेद माने? आचार्यों ने काव्य के कितने भेद माने? आचार्यों ने काव्य के कितने भेद माने? 1 2 3 4। तो इसमें से कौन सा सही है? आचार्यों ने काव्य के कितने भेद माने? विकल्प 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो देखिए, पहला गलत है, दूसरा गलत है, चौथा गलत, ये सही। यानी सभी आचार्यों ने एक मत से काव्य के 3 भेद माने हैं। तीनों का नाम भी देख लीजिए। पहला देखिए है उत्तम काव्य, उत्तम काव्य। दूसरा मध्यम काव्य और तीसरा है अधम काव्य। उत्तम, मध्यम, अधम। तो आचार्यों ने काव्य के कितने भेद माने हैं? 3 भेद माने हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। अगला देख लीजिए, हिंदी में ध्वनि का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किसने किया? शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किया। हिंदी में ध्वनि का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किसने किया? हिंदी में ध्वनि का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका उत्तर है चिंतामणि। चिंतामणि ने हिंदी में ध्वनि का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किया। अगला देख लीजिए, काव्यालोक तथा काव्य दर्पण। काव्यालोक तथा काव्य दर्पण के लेखक हैं। काव्यालोक तथा काव्य दर्पण के लेखक हैं। इसका उत्तर है रामदहिन मिश्र। रामदहिन मिश्र जो है काव्यालोक तथा काव्य दर्पण के लेखक हैं। कौन? रामदहिन मिश्र। काव्यालोक तथा काव्य दर्पण के लेखक हैं रामदहिन मिश्र। अभिधावृत्त मातृका के लेखक हैं। अभिधावृत्त मातृका के लेखक हैं। वृत्त मातृका के लेखक हैं। अभिधावृत्त मातृका के लेखक कौन है? मुकुल भट्ट। अभिधावृत्त मातृका के लेखक हैं मुकुल भट्ट। तो अभिधावृत्त मातृका के लेखक मुकुल भट्ट जी हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है हृदय दर्पण के रचयिता। हृदय दर्पण के रचयिता कौन है? भट्ट नायक। हृदय दर्पण के रचयिता भट्ट नायक जी हैं।
धनंजय रचित 10 रूपक की टीका किसने लिखी? तो धनंजय रचित 10 रूपक की टीका को लिखने वाले हैं धनिक। धनिक जी धनंजय रचित 10 रूपक की टीका के लेखक हैं। व्यक्ति विवेक के रचयिता है, तो व्यक्ति विवेक के रचयिता महिम भट्ट जी हैं। व्यक्ति विवेक के लिखने वाले महिम भट्ट जी हैं। अनुमानवादी आचार्य किसे कहा जाता है? तो अनुमानवादी आचार्य महिम भट्ट जी को भी कहा जाता है। ये जो है अनुमानवादी आचार्य हैं। हिंदी वक्रोक्त जीवितम की भूमिका किसने लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी वक्रोक्त जीवितम की भूमिका किसने लिखी? डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी वक्रोक्त जीवितम की भूमिका लिखी है। अगला प्रश्न है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता तथा प्रथम ग्रंथकार। देखिए, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि को माना जाता है और उनका प्रथम ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। अब नाट्य शास्त्र किससे संबंधित है? तो रस से संबंधित माना जाएगा। इसी में उन्होंने लिखा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग गाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। यह कथन भरत मुनि का है। तो नाट्य शास्त्र का अगर मूल पूछा जाएगा तो इसका मूल रस ही है। और भरत मुनि ने कितने रसों का वर्णन किया है? तो भरत मुनि ने मात्र 8 रसों का वर्णन किया है। इन्होंने शांत रस को रस की श्रेणी में नहीं रखा है। अगला है, भरत ने 8 रसा। देख लीजिए, यहाँ जब भरत ने 8 रसों का वर्णन किया तो सीधी सी बात है कि भरत ने 8 अस्थाई भाव ही माने हैं। भरत के अनुसार मात्र 8 अस्थाई भाव होते हैं और उन्हीं के अनुसार 8 सात्विक भाव होते हैं और 33 संचारी भाव होते हैं। तो संचारी भावों की संख्या लगभग सभी विद्वानों ने 33 ही मानी है। 8 सात्विक भाव, 8 अस्थाई भाव। भरत के नाट्य शास्त्र में मुख्य रस है। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसमें रस की प्रधानता है, तो उसमें 4 मुख्य रस हैं। कौन कौन है? देखिए, श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस और बीभत्स रस। भरत के नाट्य शास्त्र में मुख्य रूप से 4 रस हैं। नंबर 1 श्रृंगार रस, नंबर 2 रौद्र रस, नंबर 3 वीर रस, नंबर 4 बीभत्स रस। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, इनके नाट्य शास्त्र में मात्र 4 मुख्य रस हैं, श्रृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स। अब देखिए, अगला प्रश्न है, किस अलंकारवादी आचार्य ने किस अलंकारवादी आचार्य ने किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार न मानकर अलंकार्य न मानकर अलंकार माना? किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार्य न मानकर अलंकार माना है? तो इसका उत्तर है भामा ने। भामा ने रस को अलंकार्य न मानकर अलंकार्य माना, अलंकार न मानकर अलंकार माना है। अगला है, रीति को काव्य की आत्मा माना। रीति को काव्य की आत्मा माना। किसने माना है? वामन ने। वामन ने, ये रीत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रीति को काव्य की आत्मा माना इन्होंने लिखा रीतिरात्मा काव्यस्य, रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। तो ये वामन का कथन है। रीतिरात्मा काव्यस्य, ये वामन का कथन है। दीप्त रसत्वम कांति, दीप्ति रसत्वम, दीप्ति रसत्वम कांति,
यह भी देखिए वामन का कथन है, याद कर लीजिएगा। दीप्ति रसत्वम कांति है, ये जो है वामन जी का कथन है। दीप्ति रसत्वम कांति है, वामन जी का कथन है। आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव माना। शांत रस का अस्थाई भाव माना। आचार्य रुद्रट ने शांत रस का अस्थाई भाव किसे माना? तो इसका उत्तर है आचार्य रुद्रट ने शांत रस का अस्थाई भाव सम्यक ज्ञान को माना। किसको माना है? सम्यक ज्ञान को आचार्य रुद्रट ने शांत रस का अस्थाई भाव माना है। सम्यक ज्ञान को किस देखिए, श्रृंगार को एकमात्र रस माना। श्रृंगार को एकमात्र रस माना। तो श्रृंगार को एकमात्र रस मानने वाले विद्वान हैं राजा भोज। राजा भोज श्रृंगार को एकमात्र रस माना है। किसने? राजा भोज ने। अगला देख लीजिए, किस आचार्य ने रस को अलंकार की दास्ता से इस आचार्य ने रस को अलंकार की दास्ता से मुक्त कर रस को अलंकार की दास्ता से मुक्त कर स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया। स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया। देख लीजिए, किस आचार्य ने रस को अलंकार की दास्ता से मुक्त कर स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया? मतलब रस को स्वतंत्र अस्तित्व किसने प्रदान किया? रुद्रट ने। ये पहले अलंकार का भाग था, अब इसको अलग भाग किसने दिलाया? रुद्रट जी ने इसको अलग भाग दिलाए हैं। देखिए, विष्णु श्रृंगार रस के देवता हैं। श्रृंगार रस के देवता हैं। अगर पूछा जाएगा कि श्रृंगार रस का देवता कौन है, तो विष्णु को माना जाता है श्रृंगार रस का देवता। अगला देख लीजिए, रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय है। रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय है। ध्वनि के साथ युक्त। रस को ध्वनि के साथ किसने युक्त किया? तो इसका उत्तर है आनंद वर्धन ने। आनंद वर्धन ने रस को ध्वनि के साथ युक्त किया। आनंद वर्धन वही जो ध्वन्यालोक के ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक और ध्वन्यालोक के रचयिता हैं। नाट्य दर्पण। नाट्य दर्पण के लेखक कौन है? नाट्य दर्पण के लेखक रामचंद्र गुणचंद्र। बहुत प्रसिद्ध रचना है रामचंद्र गुणचंद्र। ये नाट्य दर्पण के लेखक हैं रामचंद्र गुणचंद्र। अब देखिए, आज का आखिरी प्रश्न है। आज का आखिरी प्रश्न है, छल नामक संचारी भाव का वर्णन किया। छल नामक संचारी भाव का वर्णन। छल नामक संचारी भाव का वर्णन भानुदत्त ने किया।
छल नामक संचारी भाव का वर्णन किसने किया? भानुदत्त ने। अगर इस पे प्रश्न एक मौखिक है, आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना, ये पूछा जाएगा, तो वहाँ इसका उत्तर हम रस बताएंगे। तो यदि किसी प्रश्न में कोई संशय हो, संदेह हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, उसको जो है अगले एपिसोड में सही कर दिया जाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।